बिहार के चुनावी रण में दिग्गजों के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे चरण के लिए 2 दिन बाद वोट डाले जाएंगे। रविवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 4 जिलों में रैलियां की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इन दिनों दोनों नेता सिर्फ उन्हें कोसते फिर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के वार पर नीतीश ने भी जमकर पलटवार किया। नीतीश ने कहा कि पीएम सिर्फ वादे करना जानते हैं, उन्हें पूरा करना नहीं जानते। नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी या तो विदेश यात्रा पर होते हैं या चुनाव यात्रा पर। देखिए दिग्गजों का सियासी घमासान। हमको बोलते हैं अहंकारी है। अरे हम अहंकारी नहीं, हम बिहारी हैं। हमको नाज है बिहार में पैदा होने। इसलिए फैसला आपको करना है कि बिहार को चलाएगा कौन, बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा। फिर से बोलिए, बिहार को कौन चलाएगा? तो अगर बिहारी चलाएगा तो हम तो बिहारी उपलब्ध नहीं है आपको, तो फिर बाएं दाएं देखने की क्या जरूरत है? सब बाहरी लोगों को सलाम करके विदा कर दीजिए, कहिए कि जाइए अपना काम देखिए, हम लोग अपना काम देखेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। हमारे नीतीश बाबू को लगा उनके हाथ में एक अच्छा शब्द आ गया है, तो पिछले 15-20 दिन से उसी की गोली को खाते रहते थे, बताते रहते थे, और उनको मजा आता था। वाह, वो कहते थे बिहारी की बाहरी, बिहारी की बाहरी। ये परिस्थिति किसने पैदा की? किसने पैदा की दोस्तों? 25 साल 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी, 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी। ये पाप किसने किया है? ये बिहार के नौजवानों को बिहार के बाहर किसने धकेल दिया? ये बाहरी बनाने का पाप बड़े भाई छोटे भाई ने किया है। मैं मेरे बिहार को बाहरी नहीं बनने दूंगा। कि ये महास्वार्थ बंधन में 3 पार्टनर सिर्फ नहीं है, 4 खिलाड़ी है, 4। मुझे भी पता नहीं था, अभी अभी चला। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी, और चौथा तांत्रिक। अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो। अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो, राष्ट्रीय जादू टोना दल बदल दो, और आप उसके मुखिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक। अरे सड़ियल कब का 13 का 14 का क्या बनाया हुआ फजुल्ला काम, सब तांत्रिक के बाप हम हैं। चलो वीडियो हम देखे, उसमें कह रहे हैं कि बड़ा हम संकट में हैं बाबा, मेरी रक्षा करिए, कुछ उपाय कर दीजिए, मेरे विरोधियों का नाश कर दीजिए, कुछ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र का आदमी हमको पकड़ के चूम रहे हैं, तब बेटा को नहीं चूमता है लोग। विभाग का कोई काम आई को रखा भाषण करने के लिए आए, जरा माइक ठीक करना था तो माइक वाले को फटकारने लगे, माइक वाले को कहने लगे तुझे उठा करके पटक दूंगा। क्या गरीब मां के बेटों के ये जुल्म करोगे आप लोग?
अभी तो सत्ता आई नहीं और एक माइक ठीक करने वाले गरीब को उठा करके फेंक दोगे? ये गरीबी का अपमान है कि नहीं अपमान? ये गरीबी का अपमान है कि नहीं अपमान? अरे आपके लिए वो माइक वाला एक इंसान होगा, मेरे लिए वो माइक वाला मेरी बिरादरी है। हम लोगों के जो विरोधी हैं बीजेपी और उनके सहयोगी लोग बड़ा बौखलाए हुए हैं, पूरे बौखलाहट में। अच्छा, अब एक बात बताइए कि हम तो बराबर कहते थे ना कि इन लोगों के पास कोई नेता तो है नहीं। पूछिए किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, किनका यहां कोई नेता नहीं है। कहेंगे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मानो प्रधानमंत्री ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के दावेदार है। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगली बार जब पंचायत का चुनाव होगा, वो भी बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम विकास की बात करते हैं, हम बिहार के नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं, हम बिहार में किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, हम बिहार के गांव के अंदर बिजली पहुंचाने की बात करते हैं। और वे लोग क्या बोलते हैं? उनकी चुनाव की सभा में 80% समय 80% मोदी 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 यही चला रहता। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ये करता था, मोदी वो करता था। दाल की कीमत बढ़ रही है, कह रहे थे अच्छा दिन आएगा। अब अच्छा दिन तो आ गया। बिहार का लोग पहले भात दाल तरकारी खाता था, अब दाल खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो तरकारी के साथ भात खाइए या माड़ भात पर गुजारा करिए। आरक्षण तो के पक्षधर तो हैं नहीं ये लोग। आरएसएस की विचारधारा ऐसी है और ये बीजेपी के लोग हैं, इनका कोई अपना विचार तो है नहीं। ये आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए, ये तो आरएसएस का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। झूठ चलाया जा रहा है। आरक्षण आरक्षण आरक्षण। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा। किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई। मध्य प्रदेश में हम 15 साल से राज कर रहे हैं, कभी भी आरक्षण पर खरोच नहीं आई। ये बड़ा भाई और छोटा भाई जो चुनाव के मैदान में आए हैं, इन्होंने 25 साल तक बिहार में अपना राज किया है। हर साल बिना किसी के मांगे हम अपने कामकाज का लेखा दे रहे हैं, 2006 से लगातार आज तक। और आज 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा आज से 3 महीना पहले हमने रख दिया है। मेरा जो काम है दिखाई पड़ रहा है। मैं जुबान से कम बोलता हूं, मेरा काम बोलता है। क्यों हो रहा है भाई दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार क्यों हो रहा है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये दुनिया में जो जय जयकार हो रहा है, दुनिया में विजय ही विजय का मंत्र गूंज रहा है, उसका कारण मोदी नहीं, ये 125 करोड़ देशवासी है। इसके कारण दुनिया में जय जयकार हो। या तो प्रधानमंत्री बनने के बाद या तो विदेश जाते हैं और नहीं तो चुनाव यात्रा पर निकलते हैं। बिहार के लिए 6 सूत्री कार्यक्रम है। 6 सूत्री। बिहार राज्य की भलाई के 3 सूत्र क्या है? बिहार को चाहिए बिजली, पानी, सड़क। बिहार के परिवारों की भी चिंता करनी पड़ेगी और इसलिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। पहला है पढ़ाई,
दूसरा है कमाई और तीसरा है बुजुर्गों को दवाई। के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आजकल पटने में डेरा डाले हुए हैं, मौर्या होटल है पटना में। पता नहीं यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं, घूमते ही रहते होंगे। तो ये कह दिए कि तो जुमला था, तो याद करिए कि विधानसभा के चुनाव में जितनी बात कह रहे हैं सबको बाद में जुमला घोषित कर रहे हैं। ये चुनाव बिहार ही नहीं, सिर्फ पूरा हिंदुस्तान के लिए दो दिवाली लेकर के आया, दो दिवाली लेकर। और एक छोटी सी दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। पहला दूसरा चरण में तो हवा निकल गई है, अब तीसरे चरण में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये था बिहार का घमासान जो चुनावी रैलियों में देखने को मिल रहा है। इंडिया 9 बजे में अब बात करते हैं 15 साल से पाकिस्तान में रह रही गीता की, जो आखिरकार अपने मुल्क आ रही है। उसका बरसों पुराना इंतजार खत्म होने को है। कुछ ही घंटों बाद वो अपने देश में अपने घर वालों के बीच होगी। सोमवार सुबह गीता ईदी फाउंडेशन के कुछ नुमाइंदों के साथ कराची से दिल्ली के लिए रवाना होगी। यहाँ विदेश मंत्रालय के अफसर और गीता के पिता उनका इंतजार कर रहे हैं, और जो अभी पिता होने का दावा करते हैं जनार्दन महतो, उसकी अगवानी करेंगे। लुधियाना में रहने वाले जनार्दन महतो का कहना है कि गीता 15 साल पहले बिछड़ गई थी। गीता की वतन वापसी का इंतजार उसके परिजनों के साथ साथ पूरा देश कर रहा है। गीता घर आ रही है। 15 साल तक पाकिस्तान में रहने के बाद गीता अपने वतन आ रही है। सोमवार की सुबह गीता के लिए नई खुशियां लेकर आएगी। एक बार फिर वो अपने घर वालों के बीच होगी। पाकिस्तान में रह रही 23 साल की गीता 26 अक्टूबर को भारत लौट रही है। दोनों देशों की सरकारों ने उसकी वतन वापसी के सफर को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में गीता का पालन पोषण करने वाले ईदी फाउंडेशन के कुछ सदस्य भी गीता के साथ भारत आएंगे। ईदी फाउंडेशन के सदस्यों ने बरसों से साथ रह रही गीता को भावभीनी विदाई दी, साथ ही उसे तोहफे भी दिए। गीता सोमवार सुबह 8 बजे कराची से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ेगी और सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। गीता जी को कोई एनजीओ नहीं ले जा रही। गीता जी भारत सरकार के संरक्षण में तब तक रहेंगी जब तक कि इनके परिवार के सदस्यों का ठीक से सत्यापन नहीं हो जाता, मिलान नहीं हो जाता। हमें खुशी भी है कि ये अपने वतन जा रही है और उम्मीद है कि वहाँ पे इसको, ये घर वालों को ढूंढने में इसको बहुत आसानी होगी। हमारे बच्चों की तरह थी, हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश भी थी, मगर इसको जाना था अपने वतन, अपने माँ बाप के पास, तो ये ना वहाँ पे जा रही। तो हम खुश हैं कि ये अपने असल जगह पे ये जा रही है। 15 साल के इंतजार के बाद अपनों के बीच लौटने को लेकर गीता बेहद उत्साहित है। कराची से दिए अपने इंटरव्यू में गीता ने IBN 7 को इशारों में बताया कि वो बहुत खुश है। IBN 7 से मैं मनोज शर्मा ये आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं हम लोग, और हमारे मन में, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप बहुत जल्दी हिंदुस्तान वापस आने वाली हैं। नमस्ते आपको। हाँ, आपका थैंक्स दे रहे हैं। इंडिया बधाई। ओके, हाँ आपकी बधाई एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी बधाई स्वीकार की। गीता, हम और सवाल चूंकि हम आपको ज्ञानेंद्र हमारी बात आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा, शेक हैंड कर रही है गीता। आपको, आपके चेहरे से खुशी झलक रही है। बहुत खुश। गीता की अगवानी के लिए उसके घर वाले भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय के अफसरों के साथ हैं। परिवार का हर शख्स बरसों पहले बिछड़ी अपनी बेटी की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लुधियाना में गीता के घर वाले भी उसके घर लौटने की खबर से बेहद खुश हैं।
शुक्रिया अदा धन्यवाद और सुषमा जी के दुर्गा अवतार हैं। हाँ। उसने हमने बहुत मदद किया कि बिछड़ा हुआ बच्चे को हाँ। वापस ला रहे हैं। परिवार में अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है कि भी इतने दिनों बाद हमारी बहन आ रही है, तो हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, लेने के लिए जा रहे हैं। गीता न सुन सकती है न बोल सकती है, इसीलिए वो अपने घर वालों का पता बता पाने में असमर्थ थी। फिल्म बजरंगी भाईजान की कामयाबी के बाद गीता की घर वापसी की मुहिम ने और जोर पकड़ा। विदेश मंत्रालय ने गीता का परिवार होने का दावा करने वाले तमाम लोगों की तस्वीरें पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को भिजवाई थी। उन्हीं में से एक तस्वीर को गीता ने पहचाना और अपना परिवार बताया। इसी आधार पर गीता को पाकिस्तान से भारत लाया जा रहा है। हालांकि गीता को उसके परिवार के सुपुर्द करने से पहले डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। We will be doing DNA testing to establish conclusive proof. If the DNA tests match, Geeta would be handed over to that family. If not, we have identified suitable institutions where Geeta would be well looked after. 23 साल की गीता करीब 15 साल पहले गलती से पाकिस्तान चली गई थी। तब वो करीब 8 साल की थी और पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों को समझौता एक्सप्रेस के एक डिब्बे में अकेली बैठी मिली थी। इसके बाद पाक रेंजर्स ने गीता को एनजीओ के हवाले कर दिया। वहाँ वो बीते 15 साल से रह रही थी। तो पहले पर्दे की बजरंगी भाईजान और असल जिंदगी की गीता। गीता जिस तरह से अपने घर वापसी को लेकर खुश हैं और जो खुशियां उनके चेहरे पर झलक रही हैं, उसे देखकर यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि आखिर असल जिंदगी की कहानी तो असल जिंदगी की ही कहानी होती है। मनोज शर्मा, इंदौर, IBN 7। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में मुजफ्फरनगर की जिला अदालत ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत 6 लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। इन सभी पर दंगे के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। वारंट जारी होने के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरनगर की जिला अदालत ने संजीव बालियान समेत 6 लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। जिन 6 लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है उनमें बीजेपी विधायक सुरेश राणा और सांसद कुंवर भारतेंदु भी शामिल हैं। इन नेताओं पर दंगे के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि 27 बार समन जारी होने के बावजूद ये नेता अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। मैं 11 लोगों के खिलाफ तो चार्जशीट आई थी, जिसमें 11 लोग में संजीव बालियान हैं और कुंवर भारतेंद्र MP बिजनौर वाले हैं वो हैं और सुरेश राणा है और ये हमारे जो वीरेंद्र प्रमुख और उमेश मलिक हैं। अदालत ने हालांकि जमानती वारंट जारी किया है और सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है। उधर बालियान के वकील का आरोप है कि पुलिस ने एक बार भी समन तामील नहीं कराया। उनका ये भी कहना है कि इस वारंट के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। कोर्ट में प्रोसीडिंग लगातार चली रही थी, लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि बगैर समन की तामील हुए वारंट नहीं करने चाहिए, नहीं होते वारंट कानूनन, तो इसको हाई कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर प्रदेश की एसपी सरकार और बीजेपी नेताओं पर उंगलियां उठती रही हैं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद एक बार फिर विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल गया है। हालांकि खुद बालियान और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। लखनऊ से शलम मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। इस रिपोर्ट के साथ इंडिया 9 बजे का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।